दोस्तों, आज की ये जो कहानी है उसे जानने सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा बहुत अच्छे से कि जो लालच होता है वो और जो हवस होती है, ये दोनों चीज़ें इंसान को कहाँ लेके जाती हैं। वहाँ लेके जाती है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आज की ये जो घटना है ये है दिल्ली से कनेक्टेड, राजस्थान की, मतलब दिल्ली की बेसिकली। और 16 मार्च 2022 इस घटना की शुरुआत होती है, 16 मार्च 2022 से। और यहाँ पर राजस्थान हाईवे से होते हुए अलवर ज़िले में भिवाड़ी नाम का एक शहर है, वहाँ पे ततारपुर नाम का एक इलाका है, वहाँ पे इंदिरा बस्ती नाम की एक जगह है जहाँ पे एक पुलिया थी और उस पुलिया के नीचे एक प्लास्टिक की बोरी पड़ी हुई थी और उस प्लास्टिक की बोरी के अंदर से खून रिस रहा था, खून निकल रहा था। और वो जो एरिया था इंदिरा बस्ती का, वैसे तो वहाँ बहुत सुनसान रहता था, कोई आता जाता नहीं था, एकदम सुनसान एरिया था। पर एक दो लोगों की नज़र उस बोरी पर पड़ गई और जब लोगों की नज़र उस बोरी पर पड़ गई तो आपको तो पता ही है, इस तरह की संदिग्ध चीज़ों पर जब किसी की नज़र पड़ती है तो फिर एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरे इंसान से तीसरा, और वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो वैसे ही वहाँ इंदिरा बस्ती के सामने पुलिया के नीचे जब ये बोरी दिखी लोगों को जिसके अंदर से खून रिस रहा था, और वो बोरी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई इंसान को रख कर फेंका गया है, तो लोगों को शक हुआ कि भैया ये ज़रूर कुछ गड़बड़ घोटाला है, कुछ तो चक्कर है, कुछ तो लोचा है, बहुत बड़ा वाला लोचा है। तो उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति फ़ोन लगा देता है ततारपुर पुलिस स्टेशन, और ततारपुर पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाकर वो बताता है कि साहब आप आ जाइए जल्दी से, इंदिरा बस्ती में पुलिया के नीचे कुछ संदिग्ध लग रहा है। पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पे लोगों की भीड़ जुट जाती है, तब तक पुलिस हटाती है सबको, अरे हटो 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 देखने दो। अब पुलिस उस बोरे को खोलती है और जैसे ही उस बोरे को पुलिस खोलती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बोरी के अंदर थी एक लड़की की बॉडी, एक लड़की की बॉडी थी। और उस लड़की की उम्र, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि लगभग 28 से 30 साल की इसकी उम्र है। और वो बॉडी जो है वो सड़ी नहीं थी, मतलब कई बार ऐसी जो बॉडी मिलती है, संदिग्ध बॉडी मिलती है, सड़ी हुई अवस्था में मिलती है कि मतलब बहुत दिन से पड़ी हुई है, फिर बहुत दिनों बाद पता लग रहा है कि वहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है। ये जो बॉडी थी वो फ्रेश बॉडी थी और उसका चेहरा भी समझ में आ रहा था। तो पुलिस उसकी फ़ोटो क्लिक करती है सबसे पहले और बॉडी को भेज देती है ततारपुर के ही SC गवर्नमेंट हॉस्पिटल PM के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। और फिर यहाँ से राजस्थान पुलिस जो है, ततारपुर पुलिस थाने की जो पुलिस है राजस्थान की, वो यहाँ से तफ्तीश शुरू करती है। तो सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस उस बॉडी की, उस लड़की की बॉडी की फ़ोटो क्लिक करती है और वो फ़ोटो पूरे एरिया में दिखाती है, सर्कुलेट कर देती है, सब जगह भेज देती है कि जहाँ पर भी इस लड़की के पहचान वाले कोई हो तुरंत संपर्क करें। तो भैया कोई भी नहीं आ पाता, मतलब कोई नहीं बताता, कुछ पता नहीं लगता, कोई संपर्क नहीं करता। पुलिस हैरान कि यार इतना बड़ा कांड हो गया हमारे राजस्थान में, अलवर में, ततारपुर में, और सबको फ़ोटो भी सर्कुलेट कर दी हमने शहर में, कोई आया ही नहीं। फिर अगले दिन 17 मार्च 2022 को पुलिस लोकल अखबार में एक खबर छापती है और उसी लड़की की जो बॉडी की फ़ोटो खींची थी वो छापती है। पुलिस को लगता है अब शायद कोई आ जाए, तब भी कोई नहीं मिलता। तो पुलिस हैरान कि यार अभी भी कोई नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो बॉडी थी, चूँकि इसके परिजन नहीं मिल रहे थे और बॉडी रखे रखे टाइम हो रहा था, 2 दिन हो गए थे, 48 घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम करना पड़ता है। ये प्रोसीजर होती है, जब भी कोई बॉडी मिलती है तो उसकी 48 आवर्स के अंदर उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। अब पुलिस मजबूर कि भैया इसके परिजन तो आ ही नहीं रहे, क्या करें क्या करें, तो एक काम करते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। तो पुलिस को फिर मजबूरन, पुलिस ने इंतज़ार नहीं किया परिजनों का, कोई पता ही नहीं चल रहा था भैया, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इस लड़की की उम्र लगभग 28 से 30 साल ही है, जो अनुमान किया था वही है, 28 साल लगभग। और इसकी जो मृत्यु है वो हुई है गला घुटने से, और किसी ने ज़ोर से इसका गला दबाया है। और साथ में इसकी बॉडी पर जो खरोच के निशान पाए गए हैं कुछ, तो उससे लग रहा है कि इसने अपनी आत्मरक्षा में, अपने सेल्फ डिफेंस में छीना झपटी या अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, तो उसके भी कुछ निशान इसकी बॉडी पे थे। कुल मिला के मामला था कत्ल का। तो यहाँ राजस्थान पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कि ये जो मामला है कत्ल का है, पर अभी भी परिजन नहीं मिल रहे थे। ये सबसे आश्चर्य की बात थी। तो फिर पुलिस ने सोचा कि यार हो सकता है कि शायद जो जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है, वो हो सकता है कि बाहर से आया हो। ऑब्वियसली भाई आपके राजस्थान में तो कोई मिल नहीं रहा है, फ़ोटो दिखा दिया आपके एरिया में, आपने पेपर में इश्तेहार छाप दिया, फ़ोटो छाप दी, तब भी कोई नहीं आ रहा है,
है ना, सारे एरिया में पूछ लिया सभी से कि भैया ये 3-4 दिन के अंदर अंदर या इस एक हफ्ते के अंदर कोई लड़की की रिपोर्ट आई थी क्या मिसिंग, किसी ने कंप्लेंट की थी क्या मिसिंग कंप्लेंट, वो भी नहीं पता लगा। तो फिर पुलिस का सीधा सीधा शक था कि भैया ये किसी ने बाहर से आके किया है, इस कांड को अंजाम जो है बाहर से आके किसी ने किया है। तो अब पुलिस हाईवे से कनेक्टिविटी के जितने भी ढाबे थे, जितने भी होटल थे, वहाँ जाके पूछताछ करती है। सारे ढाबे और होटल थे, वहाँ पे फ़ोटो दिखाती है। तो फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगती, पुलिस परेशान, राजस्थान पुलिस परेशान। तो अब पूछते पूछते पुलिस एक होटल में जाती है और उस होटल का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि साहब 14 मार्च की शाम को, 14 मार्च 2022 की शाम को मैंने अपने होटल के सामने से एक वाइट कलर की गाड़ी देखी थी और वो उस गाड़ी ने कम से कम 4-5 बार राउंड लगाए, सेम मतलब रोड के बार बार 4-5 बार राउंड लगाए। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वो संदिग्ध लग रही थी मुझे वो गाड़ी। तो पुलिस की आंखें चमक जाती, अच्छा तुमने गाड़ी का नंबर नोट करके रखा। यहीं पे गार्ड साहब ने मिस्टेक कर दी। दोस्तों आप कभी ये मिस्टेक मत कीजिएगा, गार्ड साहब ने गाड़ी का नंबर नोट नहीं करके रखा हुआ था। कभी भी आपको कोई संदिग्ध गाड़ी दिखती है या कोई संदिग्ध गाड़ी के द्वारा गतिविधि दिखती है, आपको लगता है, तो सबसे पहले ना आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि उस गाड़ी का नंबर नोट करके रखें। यहाँ पे गार्ड साहब ने नंबर नोट करके नहीं रखा, जबकि उनको लग रहा है 4-5 राउंड लगाते हुए उन्होंने देखा उस गाड़ी को, पर फिर भी नंबर नोट नहीं किया। बताइए, तो बोले साहब नंबर तो नोट नहीं किया। अब तो बोले क्या था, मतलब गाड़ी की कुछ तो पहचान बताओ। बोले बस सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, इतना पता है मुझे। तो पुलिस ने ये भी पूछा भैया गाड़ी का मॉडल कौन सा था, कौन से कंपनी की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी। तो बोले साहब इतना भी नहीं पता मुझे, बताइए। चलिए ठीक है, बट गार्ड साहब ने बताया कि सफ़ेद कलर की गाड़ी थी और DL से नंबर था, DL मतलब दिल्ली की गाड़ी थी। तो यहाँ पे पुलिस को समझ में आ गया था कि भाई साहब ये जो कांड हुआ है ये दिल्ली से ही किसी ने आके किया है, इतना पुलिस समझ चुकी थी। अब जो है पुलिस उसी होटल के CCTV कैमरा चेक करती है कि चलो CCTV कैमरा चेक करो, 14 मार्च की शाम का, हो सकता है हमें कुछ क्लू मिल जाए। पर CCTV कैमरे उस होटल के इतने दूर लगे हुए थे सड़क से कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सड़क से जो भी गाड़ियाँ आ रही थी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, बहुत दूर का दिख रहा था। फिर पुलिस परेशान। अब पुलिस इतना तो समझ गई थी कि दिल्ली की गाड़ी थी, 14 मार्च की शाम के लगभग ये घटना, जैसा कि गार्ड साहब बता रहे हैं कि वो गाड़ी ने 14 मार्च की शाम को राउंड लगाया था, तो उसी के अंदाज़तन ये घटना को अंजाम दिया गया होगा। तो एक काम करते हैं, टोल नाके पे जो CCTV लगा होता है उसको चेक करते हैं। तो उस हाईवे पे जो दिल्ली से कनेक्टिविटी वाला जो रोड का जो हाईवे था राजस्थान का, वहाँ पे टोल नाके पे जाके जो है CCTV कैमरा चेक करती है राजस्थान पुलिस। तो अब भैया दिल्ली की और सफ़ेद कलर की गाड़ियाँ इतनी निकली थी उस दिन, इतनी निकली थी। भैया हाईवे है और वाइट कलर की गाड़ियाँ तो कितनी मिलती हैं, खासकर बड़े शहरों में बहुत सारी वाइट कलर की गाड़ियाँ, क्या करें। पर पुलिस ने सभी गाड़ियों के नंबर नोट करके, जितने भी उसके मालिक थे उन गाड़ियों के, सबकी डिटेल लिस्ट निकाल के अपने पास रख ली। अब पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि दिल्ली से ये हुआ है, कुछ दिल्ली से ही कांड हुआ है। तो अब राजस्थान पुलिस ने संपर्क किया दिल्ली हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर कॉल किया राजस्थान पुलिस ने, और राजस्थान पुलिस ने बताया कि साहब ऐसी ऐसी घटना हुई है, एक संदिग्ध बॉडी मिली है किसी लड़की की, और हमने जो है CCTV कैमरे से निकलवाया है। यहाँ के एक होटल में जो है गार्ड साहब ने बताया कि सफ़ेद कलर की गाड़ी संदिग्ध लग रही थी क्योंकि 4-5 राउंड उसने लगाए। तो जितनी भी CCTV फुटेज थी वाइट कलर की दिल्ली की गाड़ियों की, तो हमने सबकी लिस्ट निकाल के रखी है और पूरी डिटेल निकाल के रख ली है कि इसके मालिक कौन कौन है इन गाड़ियों के, सफ़ेद कलर की दिल्ली की गाड़ियों के। आप बस हमारी इतनी हेल्प कीजिए कि इस लड़की के बारे में पता करने में हमारी मदद कीजिए और ये पता लगाइए कि 13-14 मार्च के लगभग दिल्ली से किसी 28 से 30 साल की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट थी क्या। और हम ये जो लिस्ट दे रहे हैं गाड़ियों के मालिकों की, उन सारे मालिकों का थोड़ा सा आप और पता करके उनका और भी चीज़ें जो है वो रखिए। तो दिल्ली पुलिस कहती है ठीक है। अब दिल्ली पुलिस जब तफ्तीश करती है इस मामले में, तो पता लगता है कि 14 मार्च की देर रात को एक कंप्लेंट आई थी और एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट थी, जिस लड़की का नाम था प्रियंका खत्री। और जब उस मिसिंग कंप्लेंट में फ़ोटो मैच कराई गई और दिल्ली पुलिस ने जब फ़ोटो भेजी राजस्थान पुलिस को कि ये लड़की की मिसिंग कंप्लेंट थी, 28 साल की ये लड़की है, ट्यूशन टीचर है, घर घर जाके ट्यूशन देती है लड़की, दिल्ली के कड़काडूमा इलाके की रहने वाली है। आप देखिए ये तो नहीं है। तो राजस्थान पुलिस जब वो तस्वीर देखती है उस लड़की की, तो वो तस्वीर जो है बॉडी से मैच कर जाती है। ये जो बॉडी थी ये प्रियंका खत्री की ही थी। और रिपोर्ट जब लिखवाई गई थी इसकी मिसिंग रिपोर्ट, तो इसके परिजनों ने ये लिखवाया था मिसिंग रिपोर्ट में
कि 4 बजे के लगभग ये घर से निकली थी, अपने कड़कड़डुमा इलाके में ये रहती है, और आनंद विहार, दिल्ली के आनंद विहार में ये रिपोर्ट दर्ज थी। तो ये लिखा हुआ था रिपोर्ट में कि 4 बजे प्रियंका खत्री, जिसकी उम्र 28 साल थी, जो ट्यूशन टीचर थी, घर घर जाके ट्यूशन देती थी बच्चों को, वो 4 बजे अपनी मम्मी को ये कह के निकली घर से कि मैं पैसे निकालने जा रही हूँ ATM से, आधे पौने घंटे में मैं आ जाऊँगी। मतलब 4 बजे निकली तो समझ लीजिए उसके कहने के मुताबिक उसको 4:30 पौने 5 बजे घर आ जाना चाहिए था। पर जब वो 2-3 घंटे हो गए, रात के 8 बज गए, तब तक ये घर नहीं आई लड़की प्रियंका, और नंबर भी इसका स्विच ऑफ हो गया था। तो इसकी मम्मी को टेंशन हुआ, तो इसकी मम्मी रेखा बहल ने, प्रियंका की मम्मी ने इसके पिताजी को फ़ोन लगाया, पंकज बहल को, इसके पिताजी जहाँ पे काम करते हैं वहाँ फ़ोन लगाया। बोले सुनिए जी, 4 बजे की निकली हुई है, प्रियंका बोल रही थी 4:30 बजे आ जाऊँगी, ATM से पैसे निकालने जा रही हूँ, ये आई नहीं है अभी तक, मुझे टेंशन हो रही है, 8 बज गए हैं। तो इसके पापा को भी टेंशन हुई। तो इसके पापा ने फिर, कुछ परिजन थे इनके जो दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ मिलकर प्रियंका को ढूंढा, और फिर भी प्रियंका नहीं मिली। तो फिर देर रात इन्होंने कड़कड़डुमा इलाके दिल्ली में आनंद विहार थाना क्षेत्र में जाके इसकी कंप्लेंट लिखवाई। तो इतना कंप्लेंट से पता चला, इतना पता चल गया, फ़ोटो मैच हो गई। तो अब राजस्थान पुलिस पहुंचती है दिल्ली प्रियंका के घर, और सबसे पहले वो ये पूछती है कि आपकी जो बेटी है, ट्यूशन टीचर है, जहाँ जहाँ वो ट्यूशन देने जाती थी उन लोगों की डिटेल हमें चाहिए। तो जो प्रियंका के पिता थे पंकज बहल, उन्होंने वो पूरी डिटेल निकाल के राजस्थान पुलिस को दे दी। अब इसके बाद राजस्थान पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी की डेड बॉडी मिली है, राजस्थान के अलवर ज़िले के इंदिरा बस्ती इलाका है एक, ततारपुर नामक जो थाना क्षेत्र पड़ता है, ततारपुर में, वहाँ पे डेड बॉडी मिली है आपकी बेटी की, इस अवस्था में, एक प्लास्टिक के बोरे में पड़ी हुई। जैसे ही ये सुना प्रियंका के घर वालों ने, तो वो सदमे में पहुंच गए। कोई भी सदमे में पहुंचेगा, अगर किसी के घर का बच्चा, अगर ऐसा पता लगे कि ऐसा ऐसा हो गया, तो कोई भी सदमे में जाएगा। तो यहाँ पे प्रियंका के घर वाले भी दुख के सागर में डूब गए, रोने लगे, बिलखने लगे, और उनको वो सीन याद आने लगा जब लास्ट टाइम उन्होंने अपनी बेटी को देखा था, प्रियंका को देखा था। तो अब राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस दोनों सक्रिय हुई, और अब एक चीज़ और सामने आई कि भैया वो जो लिस्ट निकाली थी, गाड़ियों के मालिकों की जो लिस्ट निकाली थी वाइट कलर के DL नंबर वाली, उसमें से एक नंबर उसी इलाके का था, कड़कड़डुमा इलाके का ही था जहाँ पे ये प्रियंका रहती थी। और वो गाड़ी थी वाइट कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी, और वो दिल्ली के ही कड़कड़डुमा इलाके में रहने वाली सुनैना गुप्ता नाम से रजिस्टर्ड थी वो गाड़ी। और जो पूरी लिस्ट थी गाड़ियों, बहुत सारी गाड़ियाँ निकाली थी ना, उसमें जो पूरी लिस्ट थी, तो इस इलाके का एक नाम रजिस्टर मिल गया उस दिन जब वो जो वाइट गाड़ी जो मिली थी उनमें से। तो भैया पुलिस को थोड़ा सा और पुख्ता हो गया कि भैया अब जो है हम जो भी कातिल है उसके करीब पहुंच रहे हैं। तो अब दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस की टीम पहुंचती है उन सभी घरों में जहां पे प्रियंका होम ट्यूशन देने जाती थी। हर जगह तफ्तीश और पूछताछ करने के बाद अब पुलिस की टीम पहुंचती है एक घर, जिस घर में थी एक लेडी थी अकेली। उस लेडी का पति जो था बिजनेसमैन था, और वो अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे गया हुआ था काम से। उसके दो बच्चे थे उस लेडी के, वो दोनों बच्चे उसके जो थे वो स्कूल गए हुए थे। दिन में तफ्तीश करने गए पुलिस की टीम जो थी। जैसे ही उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उस लेडी ने बताया सुनैना गुप्ता। जैसे ही सुनैना गुप्ता नाम सुना पुलिस की आंखें चमक गई। अच्छा, अब हम बहुत करीब हैं। तो पुलिस ने पूछा, सुनैना जी एक बात बताइए, आप प्रियंका खत्री जी को जानते हैं? तो हाँ, हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ाने आती है बच्चों को हमारे। तो बोले उन्हीं के बारे में पूछताछ करनी है आपसे, लास्ट टाइम कब मिले थे आप उनसे? तो सुनैना बताती है कि 14 मार्च को वो ट्यूशन आई नहीं बच्चों को पढ़ाने, तो मैंने प्रियंका को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो प्रियंका के घर फ़ोन करके पूछा मैंने कि आई क्यों नहीं है, तो फिर देर रात तक मुझे पता लगा कि ये लापता हो गई है, ऐसा सुनैना ने बताया पुलिस को। तो अच्छा, एक काम कीजिए सुनैना जी, आप जो है अपने हस्बैंड को बुलाइए फ़ोन करके, उनसे भी हमको पूछताछ करनी है। तो अब सुनैना फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को, और सुनैना के हस्बैंड का नाम था कपिल गुप्ता। कपिल गुप्ता को सुनैना फ़ोन लगाती है अपने पति को और बोलती है कि आप आ जाइए घर पे, पुलिस वगैरह आई है पूछताछ करने के लिए। तो कपिल घर आता है तुरंत, सारे काम वाम छोड़ के।
सेम सवाल कपिल से भी पूछती है पुलिस कि आप प्रियंका खत्री को कब से जानते हैं। वो भी यही बताता है कि हमारे बच्चों को कोचिंग देने आती थी, 14 तारीख को वो आई नहीं, उसके बाद से वो लापता हो गई, हमें पता लगा। तो अब पुलिस पूछती है सुनैना गुप्ता से और उसके पति कपिल गुप्ता दोनों से, बोले आप एक बात बताइए, 14 मार्च की शाम को आपकी ये जो गाड़ी है वाइट कलर की इको स्पोर्ट, ये यहाँ पे क्या कर रही थी, राजस्थान हाईवे पे क्या कर रही थी? और वो जो फ़ोटो थी टोल नाके से जो निकाली गई थी, पुलिस ने निकाली थी, वो दिखाती है। बोले ये आपकी गाड़ी क्या कर रही थी 14 मार्च की शाम को? तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं पति पत्नी थोड़े सहम जाते हैं। और जो सुनैना होती है वो बोलती है कि सर मैं तो 14 मार्च की शाम को घर पे ही थी, मैं तो कहीं गई नहीं और मैं गाड़ी में भी नहीं थी। तो कपिल से पूछते हैं, कपिल जी आप कहाँ पे थे? तो अब जो है कपिल थर थर काँपने लगता है, घबरा जाता है। और जब कपिल घबराता है तो पुलिस समझ जाती भैया चोर की दाढ़ी में तिनका। तो पुलिस थोड़ी और सख्ती दिखाती है, बता कहाँ था तू 14 मार्च की शाम को? तो भैया ये दोनों पति पत्नी कपिल गुप्ता और सुनैना गुप्ता टूट जाते हैं और वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि हाँ जी हम ही हैं जिन्होंने मिल करके एक षड्यंत्र रचा और प्रियंका को जो है इस दुनिया से अलविदा कर दिया, इस दुनिया से अलविदा करवा दिया उसको, उसकी जीवन लीला हमने ही समाप्त की। जुर्म दोनों पति पत्नी ने कबूल लिया, क्योंकि जब पुलिस सख्ती से पेश आई, चारों खाने चित हो गए थे, दोनों पति पत्नी पकड़ा गए थे रंगे हाथों, तो घबरा भी गए। तो इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया कि हाँ हमने जो है प्रियंका को हमने ही ठिकाने लगाया। तो अब जो कारण सामने आया वो एक और नई कहानी थी। जो कारण था वो ये था, अब थोड़ा सा और मज़ा आएगा आपको सुनने में, कि ये जो प्रियंका खत्री थी ये पिछले 7 साल से इनके यहाँ पे कोचिंग पढ़ाने आ रही थी दोनों बच्चों को। जो कपिल गुप्ता है उसकी उम्र है 39 साल और प्रियंका की उम्र थी 28 साल, और ये जो इसकी वाइफ है कपिल गुप्ता की, ये लगभग 37 साल इसकी उम्र थी। 2 बच्चे थे इनके और इनके दोनों बच्चों को पिछले 7 साल से पढ़ाने आ रही थी प्रियंका। और प्रियंका जब कोचिंग पढ़ाने आती थी घर पे इनके बच्चों को, तो जिस टाइम पे वो आती थी कोचिंग पढ़ाने के लिए, उस टाइम पे सुनैना घर पे नहीं होती थी। वो इनका कोई होम बिज़नेस था, उस काम के चलते थोड़ा घर से बाहर होती थी, और उसी टाइम पे प्रियंका आती थी दोनों बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए। और कपिल ने जो है प्रियंका से करीबियाँ बढ़ा ली, बात करना शुरू किया। और कपिल जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पैसे की कोई कमी नहीं थी इनके घर पे, ये भी बता दूं मैं आपको। तो भैया प्रियंका और कपिल की बात होना शुरू हो गई थी। 7 साल पहले से आती थी वो इनके यहाँ बच्चों को कोचिंग पढ़ाने, और 2 साल ही हुए थे कि ये बहुत गहरे दोस्त बन गए थे, और दोस्त से बढ़कर भी कुछ बन गए थे, और साथ में और भी कुछ बन गया था इनके बीच। वो क्या बन गया था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, आप समझ गए। जिस्मानी संबंध बन गए और क्या। और अब जो है शुरू के मतलब जिन सालों में प्रियंका ने इनके बच्चों को कोचिंग देना स्टार्ट किया था, शुरू के 2 साल में इनकी गहरी दोस्ती हो गई, इनकी दोस्ती प्यार में बदली। और कपिल गुप्ता जो प्रियंका से 11 साल बड़ा था, वो अब प्रियंका को चाहने लगा, उसको घुमाने लेके जाने लगा, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाते थे। और कपिल गुप्ता जो है अपने बिज़नेस के काम से बाहर जाता रहता था, तो इसकी वाइफ को शक नहीं होता था। तो ये बिज़नेस के नाम से जब भी बाहर जाता था तो प्रियंका को लेके जाता था, और प्रियंका भी अपने घर पे जो भी बहाना वो बनाती होगी वो बना के कपिल के साथ घूमने जाया करती थी। इसके महंगे महंगे शौक़ कपिल पूरे करता था। प्रियंका को खूबसूरत दिखने का शौक़ था, तो प्रियंका कुछ मेडिसिन्स और कुछ इंजेक्शंस भी लेती थी खूबसूरत दिखने के लिए, महंगे महंगे वाले ट्रीटमेंट लेती थी, उसका भी पूरा ख़र्चा जो है कपिल गुप्ता देता था। तो अब भैया इनका प्यार परवान चढ़ रहा था, और प्रियंका ने कपिल को बोल दिया था कि अब तो मैं तुम्ही से शादी करूँगी, ऐसा कहा था। और कपिल ने भी कहा था हाँ ठीक है जाने मन, तू तो मेरी जान है, देख लेंगे। पर कपिल टालता था शादी की बात को। प्रियंका जब भी कहती थी कि शादी करना है तो कपिल टालता था कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। तो अब जब प्रियंका की उम्र होती जा रही थी शादी की, तो प्रियंका के घर से भी प्रेशर बन रहा था कि बेटा शादी कर लो। तो प्रियंका कोई ना कोई बहाना बना के अपने घर पे शादी की बात को टाल देती थी कि नहीं पापा अभी नहीं करना शादी, ये वो। तो प्रियंका के पापा ने ज़बरदस्ती करके 2 बार प्रियंका की सगाई भी करवाई, इंगेजमेंट भी करवाई। पर प्रियंका जिनसे भी 2 बार सगाई हुई थी प्रियंका की, जिन लड़कों से, दोनों बार उन लड़कों की बात उसने कपिल से करा दी फ़ोन पे कि ये ले
मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर, मैं तो रिलेशनशिप में हूँ। और दोनों बार इसकी सगाई टूट चुकी थी। मतलब इसने पूरा इरादा बना लिया था कि शादी करूँगी तो सिर्फ कपिल गुप्ता से करूँगी। और चूँकि भाई पिछले 7 साल में कपिल ने बोला कि 40 लाख रुपया मैंने इस लड़की पे खर्च किया है, तो आप सोच सकते हो कि किस कदर ये जो था, ये पूरा जाल जो था लालच और लस्ट के बीच इर्द गिर्द घूम रहा था। तो एक दिन जब प्रियंका ने कहा कपिल को कि भाई बहुत हो गया, अब शादी करनी है मेरे को, तो कपिल ने कहा ठीक है ठीक है। जब कपिल टालता गया तो प्रियंका ने कपिल को एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, देख तू शादी क्यों नहीं कर रहा मुझे पता है, तेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और उनके रहते तू शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है समझ गई मैं। तो एक काम करते हैं ना जाने मन, तेरी वाइफ सुनैना कोई रास्ते से हटा देते हैं, तेरी वाइफ का खेल ख़त्म, तेरी वाइफ तेरी ज़िंदगी से आउट, पूरी दुनिया से आउट, और मैं तेरी ज़िंदगी में इन। बस सीधा सा फंडा है। तेरी वाइफ को रास्ते से हटाएंगे, फिर मैं तेरी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाऊँगी, फिर हम दोनों जिएंगे अपनी ज़िंदगी शान से। तो इस बात पे जो कपिल है वो घबरा जाता है और बहस करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है। कह रहे तू कैसी बात कर रही है, वो मेरी वाइफ है, उसको कैसे मार दूँ, और ये कैसी तू सलाह दे रही है कि उसी को मैं मार दूँ, ये वो। बहुत लड़ाई होती है, बहस होती है दोनों में, प्रियंका में और कपिल में। तो भैया प्रियंका कहती है चल ठीक है ठीक है, मैं तेरा पीछा छोड़ दूँगी, मत कर तू कुछ भी, तू तेरे पत्नी के साथ ही रहे, बच्चों के साथ रहे, मैं तेरी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। बस एक काम कर दे, 50 लाख रुपए दे दे, बस 50 लाख रुपए दे दे, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। वरना बेटा मैं ये अपने रिलेशन की बात पूरी दुनिया में वायरल कर दूँगी, पूरी दुनिया को बता दूँगी कि हमारे बीच क्या चल रहा है और पिछले कितने सालों से चल रहा है, और कहाँ कहाँ हम घूमने गए हैं, और कितना खर्चा पानी जो भी चीज़ें हमारे बीच में हुई है सब बता दूँगी। तो इधर कपिल घबरा गया कि अरे यार, कपिल मान भी गया। कपिल ने बोला चल ठीक है, मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा, तो बस मेरी ज़िंदगी से चले जाइयो, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कपिल घबराया कि भैया क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो गई, 50 लाख रुपए मांग रही है, अगर इसने सबको बता दिया तो। नहीं यार 50 लाख दे देता हूँ यार, 50 लाख लेने के बाद भी सबको बता दिया तो क्या करूँ क्या करूँ। तो इसने ये किया, इसने एक रास्ता अपनाया। ये डर रहा था कि इसकी पत्नी तक ये बात ना चली जाए, पर इसने फिर हिम्मत जुटाई थोड़ी और अपनी पत्नी सुनैना को सब कुछ सच सच बता दिया। बोले डार्लिंग देख, मैं पिछले साल इतने सालों से प्रियंका के चक्कर में पड़ गया था, और प्रियंका ने मुझे बहका दिया, मैं बहक गया था, और हमारा रिलेशन था तो उससे छुप छुप के मैं मिलता था। तो सुनैना को बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा ये चल रहा था तुम्हारे बीच, तो पर मैं अब फंस गया हूँ, वो 50 लाख रुपए मांग रही है कि 50 लाख रुपए दो नहीं तो सबको बता देगी। तो सुनैना को गुस्सा तो आया, किसी भी बीवी को गुस्सा आएगा जब भी उसके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उसको किसी भी बीवी को पता लगेगा। तो सुनैना को गुस्सा आया ऑब्वियसली, बट सुनैना ने अपने पति को, कपिल को माफ़ कर दिया। आखिरकार पति था, चल ठीक है यार, वो पति है, अब क्या कर सकते हैं, पतिदेव माफ़ किया आपको। तो अब कपिल को लग रहा था कि अब मेरी बीवी को मैं बता चुका हूँ सब कुछ, अब सब कुछ कंट्रोल में है। पर चूँकि प्रियंका 50 लाख रुपए की डिमांड करके गई थी, तो वो भी बताता है कि यार, ये कपिल ये भी बताता है कि प्रियंका मुझे कह रही थी डार्लिंग, सुनैना को बताता अपनी बीवी को कि तुम सुनैना को मार दो, रास्ते से हटा दो, ताकि हम दोनों शादी कर सके। ये भी कपिल बताता है, और वो ये कह के गई है कि 50 लाख रुपए दो वरना मैं सबको बता दूंगी। तो अब सुनैना अपने पति कपिल को ये कहती है कि देख, तू अगर 50 लाख रुपए दे भी देगा ना प्रियंका को, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो चुप रहेगी। फिर भी उसने बता दिया तो पैसे भी गए, इज्जत भी गई। तो कपिल बोलता है हाँ डार्लिंग, बात तो सही कर रही हो, क्या करें फिर। तो सुनैना ने कहा कि एक काम कर, ये प्रियंका को ही रास्ते से हटा दे। बोले क्या बात कर रही हो। बोले हाँ, सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ, प्रियंका को रास्ते से हटा दे, प्रियंका की जीवन लीला समाप्त, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। कपिल पहले तो घबराता है, फिर पर कपिल को ये आइडिया समझ में आ जाता। बोले हाँ ठीक है, तू आइडिया तो सही दे रही है। तो अब ये प्लान कर चुके होते हैं कि प्रियंका को ही रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा इनके द्वारा, प्रियंका को ही हटा देंगे रास्ते से। तो अब ये एक साजिश रचते हैं, और कपिल गुप्ता, इसकी शॉप पे 2 नौकर काम करते थे। इसने इसकी वाइफ के साथ मिलके प्लान बनाया, और इसकी दुकान पे जो 2 नौकर काम करते थे जिनका नाम था सचिन और
राजकिशोर, दोनों को कपिल पैसों का लालच देता है कि तुम दोनों को 2.5 लाख रुपए दूंगा, सुनो तुमको क्या करना है। तो पैसों की बात सुन के पहले तो उन दोनों नौकरों की आंखें चमक गई, फिर उन दोनों को ये बताता है कपिल कि तुमको ना एक लड़की है प्रियंका, उसको मेरे साथ मिलके, समझ गए ना, फिनिश करना है और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी, सब अपन चुपचाप से करेंगे और बस ये करना है। तो अब भाई वो जो दोनों नौकर थे वो प्रोफेशनल किलर्स तो थे नहीं, प्रोफेशनल कातिल तो थे नहीं। तो अब 14 मार्च 2022 की सुबह से ही, 14 मार्च को ये दिन तय कर चुके थे कि 14 मार्च को ही हमको इस साजिश को अंजाम देना है। 14 मार्च की सुबह से ही कपिल गुप्ता अपने उन दोनों नौकरों को, सचिन और राजकिशोर को, दारू पिलाना चालू कर देता है। पियो दारू पिलाता है लपक के, ताकि उनका जो डर है, जो घबराहट है वो निकल जाए, क्योंकि वो प्रोफेशनल कातिल तो थे नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दारू पिलाने के बाद दिन के लगभग 4 बजे ये अपनी वाइट कलर की इको स्पोर्ट गाड़ी लेके निकल जाते हैं तीनों, मतलब कपिल गुप्ता और दोनों नौकर। पीछे की सीट पे नीचे छुपा के लेके जाता है, पीछे की सीट पे नीचे छुपा दिया दोनों नौकरों को, निकल गए, मेन रोड पे आ गए अपनी वाइट कलर की इको स्पोर्ट से। तो अब कपिल रोड पे पहुंच के फ़ोन करता है प्रियंका को कि प्रियंका आ जाओ, कुछ बात करनी है। तो प्रियंका और कपिल का तो संबंध था ही, तो प्रियंका झूठ बोल के अपने घर पे कि मैं एटीएम से पैसे निकालने जा रही हूँ, आ जाती है कपिल के पास। कपिल कहता है बैठो गाड़ी में, घूम के आते हैं अपन। पहले भी कई बार ये घूमने जा चुके थे, तो प्रियंका ने कहा चल ठीक है चलो चलते हैं घूमने। तो प्रियंका आगे वाली सीट पे बैठ गई। यहाँ से अपनी, ये 4:15 बजे के लगभग की बात है, प्रियंका 4 बजे अपने घर से निकली, 4:15-4:20 के लगभग ये कपिल के पास आई। कपिल की वाइट इको स्पोर्ट में ड्राइविंग के साइड वाली आगे की सीट पे बैठी और कपिल ने गाड़ी का रुख कर लिया राजस्थान हाईवे की तरफ। और कपिल यहाँ पे स्लो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, ताकि पहुँचते पहुँचते राजस्थान पहुँचते पहुँचते शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए। तो जानबूझ के इसने गाड़ी स्लो चलाई। और जैसे ही शाम होने के बाद ये हाईवे पे पहुँचे, तो अब कपिल ने जो है गाड़ी में भजन चलाना शुरू कर दिया, भजन चालू कर दिए, और भजन की जो वॉल्यूम है वो फुल कर दी, ताकि अगर ये चीखे चिल्लाए तो इसकी आवाज़ जो है दब जाए। और इसने देखा कि हाँ अब रोड सुनसान है, कोई नहीं है अगल बगल। इसने इशारा किया अपने दोनों नौकरों को, राजकिशोर और सचिन को। तो ये पीछे से निकले दोनों नौकर और टूट पड़े प्रियंका के ऊपर और प्रियंका का गला दबाया। प्रियंका ने अपने बचाव में छीना झपटी की, रोकने की कोशिश की उन दोनों को, पर ये दोनों इतने हावी हो गए और इन्होंने इतना तेज़, इतना ज़ोर से प्रियंका का गला दबाया, और तब तक दबाया जब तक कि प्रियंका की जीवन लीला समाप्त नहीं हो गई। प्रियंका दम तोड़ चुकी थी और ये पूरी प्लानिंग से आए थे। इन्होंने गाड़ी में से प्लास्टिक की बोरी निकाली, उस प्लास्टिक की बोरी में प्रियंका की बॉडी को रखा और ये देखने लगे कि कोई जगह मिल जाए, और वही इंदिरा बस्ती की उस पुलिया के नीचे उन्होंने उस बॉडी को फेंका। भूखे थे ये दिन भर से। बॉडी को फेंकने के बाद ये एक रेस्टोरेंट में गए, इन्होंने खाना खाया पेट भर के कि भैया बहुत भूख लग रही, दिन भर से भूखे हैं, चलो खाना खाओ। और फिर किसी को शक ना हो तो इन्होंने होशियारी में उस रोड पे 4 से 5 राउंड लगाए, ताकि लोगों को लगे, आसपास के लोगों को, कि ये घूमने आए हैं भाई साहब, ये घूमने के लिए आए हैं, ये बाहर से आए हैं। और उसी बीच उस होटल के गार्ड ने देख लिया कि भैया 4-5 राउंड लगा लिए इस गाड़ी ने तो। और यही क्लू जो उस गार्ड को मिला था, उस होटल के गार्ड को मिला था कि वाइट कलर की डीएल गाड़ी थी और 4 से 5 राउंड लगाया, जो कि इनकी होशियारी थी कि भैया लगे, ताकि लोगों को लगे कि हम घूमने आए। वही होशियारी इनकी होशियारी बन गई, एक्स्ट्रा होशियारी बन गई, और ये धरा गए, धर दबोचे गए। जो सोच रहे थे कि हाँ राउंड लगा लो, बस वही राउंड का जो शक था उस गार्ड द्वारा, होटल के गार्ड द्वारा, वही क्लू था जिसके थ्रू राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस इन कातिलों तक पहुंची और इन चारों को हवालात में बंद कर दिया। कपिल गुप्ता की वाइफ सुनैना गुप्ता और दोनों नौकर सचिन और राजकिशोर, इनको कारावास सुना दिया गया है। और कपिल गुप्ता, सुनैना गुप्ता के जो दोनों बच्चे थे वो अब दादा दादी के पास रहने लगे हैं, क्योंकि इनके माता पिता की, दोनों बच्चों के माता पिता की उम्र तो पूरी अब जेल में ही गुजरने वाली है। तो ये था प्रियंका खत्री केस, ये थी पूरी कहानी, ये थी पूरी मिस्ट्री।
उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि लस्ट और लालच एक इंसान को कहाँ तक लेके जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वहाँ तक लेके जा सकता है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता, और ये भी अब जेल से कभी वापस नहीं आने वाले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये घटना, जिस प्रकार से मैंने मेहनत की, रिसर्च की, आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए और बताइए कि इस पूरी घटना में किसकी गलती हुई, कौन गलती में रहा। कई लोगों का कहना है कि प्रियंका बहुत लालची लड़की थी और उसका लालच आखिर में उसी के लिए जो है अभिशाप बन गया। कई लोगों का यह कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट में बात करते हैं। चलिए, तो कमेंट करके बताइए कि आपके क्या विचार हैं इस पूरे केस को लेकर के। और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही रियल क्राइम से जुड़े डॉक्यूमेंट्री, किस्से, स्टोरीज़ लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।